हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एमपी के कंप्लीट कर रहे हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक के माध्यम से। जो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक है, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि यह पुस्तक कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित सभी पोर्शन को अच्छे से कवर किया गया है। उसी पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो पुस्तक है नया एडिशन है, इस पुस्तक का 4th एडिशन है। तो आप यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और इस पुस्तक का अध्ययन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इससे पहले हम इसकी 2 क्लासेस कर चुके हैं और हम इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जो कि इसका चैप्टर फर्स्ट है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसकी हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। आज की हमारी क्लास है जो वो 3rd क्लास होगी और आज की इस क्लास में जो इसका फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी क्लास 3, क्योंकि ये जो चैप्टर है हम 3 क्लासेस में कर पाए हैं, तो बड़े ही अच्छे से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हम पहली 2 क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमें इतने पॉइंट्स में भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक स्थिति में कवर करना है। तो हम ये सब पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की जलवायु। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु से। में हम मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह को देख चुके हैं। हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी देख चुके हैं। आज के इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित जो फैक्ट दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमें, हाँ, ये जो चैप्टर है मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित है। ये सभी चीजें जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे, सभी चीजें हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, परंतु फर्स्ट चैप्टर में मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय दिया हुआ है। सभी इसके आयामों को लेते हुए सभी चीजों के विषय में बताया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है हमें कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चूंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है उष्ण कटिबंध में आता है, इसी कारण यहाँ की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है और इसके साथ ही मानसूनी जलवायु है। हम मानसूनी पवनों के विषय में भी पढ़ेंगे। हम कटिबंध, जो हमारे पृथ्वी पर जो कटिबंध पाए जाते हैं उनके विषय में भी पढ़ेंगे, परंतु जब पढ़ेंगे जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ इसमें हमें मालवा के पठार की जो जलवायु है वो सबसे आदर्श जलवायु बताई गई है, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो होती है वह सम प्रकार की जलवायु होती है। यहाँ पर ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। तो मालवा के पठार की जो जलवायु है वह कैसी है, एक आदर्श जलवायु है। उत्तर के जो मैदान है, उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। यदि हम मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को देखेंगे तो वहां की जो जलवायु है वह कैसी है, विषम जलवायु है। यदि हम मध्य प्रदेश में वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है, पूरे मध्य प्रदेश की हम यदि एवरेज निकालें वर्षा का, तो वह कितनी है, 112 सेंटीमीटर। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वह कितनी है, 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह है पचमढ़ी। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है, पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में और सबसे कम वर्षा होती है गोहद में। कहां पर, गोहद में, जो कि आता है भिंड जिले में। तो हमें ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में और सबसे कम वर्षा होती है गोहद में। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कर्क रेखा की। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के
बीचों बीच से गुजरती है, तो इसको भी हमें याद रखना है। देखिए, कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, मालवा वाला, मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, उसके बीचों बीच से गुजरती है। और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी है कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और जो वो 14 जिले हैं हमें याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, तो हमें ये 14 के 14 जो जिले हैं वो हमें याद होने चाहिए। ये भी बिल्कुल आसान है। क्यों? यदि आप इसको 1 से 2 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको ये जो 14 जिले हैं बहुत अच्छे से याद हो जाएँगे। तो चलिए हम एक बार इन 14 जिलों को देख लेते हैं। तो देखिए, याद करने में भी आप इनको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ये जो 3 जिले हैं आप इनको याद कर लें कि शुरुआत में जो कर्क रेखा है रतलाम से होकर जाएगी। यदि हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद आगर मालवा। इसके बाद आप ये जो 5 जिले हैं, यदि आप भोपाल संभाग को याद रख लेंगे कि भोपाल संभाग के पांचों जिलों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा संभाग है जिसके पांचों सभी जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वह कौन सा संभाग हो जाएगा? भोपाल संभाग। तो हमें याद ये रखना है कि जो भोपाल संभाग के पांचों जिले हैं, आप देखेंगे कि राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, इन पांचों जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो 5 हमारे ये जिले हो जाएंगे। स्टार्टिंग में यदि आप ये याद रख लेंगे रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा और पांचों जिले भोपाल संभाग के। इसके बाद सागर, दमोह, ये हमारा सागर संभाग के 2 जिले हो जाएंगे, सागर, दमोह। इसके बाद कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। तो इस प्रकार से आप यदि इनको पेयर बना के याद करेंगे तो आपको आसानी से ये जो 14 जिले हैं वो याद हो जाएंगे। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। तो ये जो 14 जिले हैं आपको याद रखने हैं कि इन 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, इसके बाद जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। देखिए, यदि हम अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हमसे पूछा जाए या ये भी पूछा जाए कि कर्क रेखा के निकटतम शहर या सबसे दूरी पर स्थित शहर कौन से, हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, उनमें से पूछा जाए कि इनमें से कर्क रेखा से सबसे पास या दूर कौन सा शहर स्थित है, तो मुख्य मुख्य जो शहर हैं, इम्पॉर्टेंट जो शहर हैं और कर्क रेखा के पास हैं, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। तो यदि हम अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखेंगे तो 23 डिग्री 48 मिनट पर जो शहर है वो सांची, रायसेन जिले में आता है सांची। और यह 23 डिग्री 48 मिनट अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है। विदिशा 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। 23 डिग्री 18 मिनट पर जबलपुर की स्थिति है कर्क रेखा से, क्योंकि कर्क रेखा है जो हम जानते ही हैं कि 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, वह कर्क रेखा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि 23 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थिति है वो किसकी है? जबलपुर की। और 23 डिग्री 17 मिनट उज्जैन, 22 डिग्री 71 मिनट इंदौर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कर्क रेखा के पास में स्थित शहरों की स्थिति, चूंकि कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, उसी के आधार पर हम इनकी दूरी देखेंगे तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के ये जो शहर हैं हमें इनको याद रखना होगा। चलिए, हाँ, इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय बिंदु।
केंद्रीय बिंदु से तात्पर्य है कि जो मध्य प्रदेश है, वर्तमान मध्य प्रदेश, जैसे अखंड भारत का केंद्र बिंदु, चूंकि मध्य प्रदेश है जो, वो भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो कैसी है, भारत के बीचों बीच। तो जो केंद्र बिंदु है, यदि हम भारत के केंद्र बिंदु की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी मध्य प्रदेश में ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अखंड भारत के केंद्र बिंदु की बात की गई है। अखंड भारत अर्थात अखंड भारत से तात्पर्य है जब मध्य प्रदेश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाले जो एरिया सभी सम्मिलित थे, तो उस समय का जो भारत है उसका केंद्र बिंदु कहां पर था, तो उसका जो केंद्र बिंदु है वह था बरसाली, जो कि बैतूल का क्षेत्र है। तो बैतूल का जो बरसाली है वह अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। ठीक है या था। जब अखंड भारत की हम बात करेंगे तो उस क्षेत्र को हम शामिल करके ही अखंड भारत की बात करते हैं। तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वह कहाँ, बरसाली, बैतूल जिले में। और भारत का जो भौगोलिक मध्य बिंदु है, यदि हम वर्तमान भारत की बात करें तो भारत का जो मध्य बिंदु है वह है मनोहर ग्राम। कौन सा है, मनोहर ग्राम, करौंदी, जो कि कटनी जिले में आता है। ठीक है, मनोहर ग्राम, कटनी जिला, ये याद रखना है कि भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु अर्थात जो भारत है वर्तमान, उसका मध्य बिंदु या भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, मनोहर ग्राम, जो कि कटनी जिले में स्थित है। चलिए, इसके बाद हाँ, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मनोहर गांव है उसका नामकरण, मनोहर गांव का जो नाम है वह राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा गया था। चलिए, अब हम संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु की बात करें। संपूर्ण पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वह माना जाता है मंगलनाथ मंदिर, जो कि उज्जैन जिले में है। उज्जैन जिले के मंगलनाथ मंदिर को संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो ये जो हमारे पास 3 केंद्र बिंदु दिए हैं, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु और पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये हमें याद रखने होंगे। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, वरसाली, बैतूल। भारत का केंद्र बिंदु मनोहर ग्राम, कटनी। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति की। यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से भी जो केंद्र बिंदु हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें ये बताया गया है। चलिए, अब हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति की बात करेंगे। वैसे तो हम सभी इनको संपूर्ण जो प्रशासनिक स्थिति है, संभाग भी हम एक एक सभी जिलों को पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर हम सामान्य परिचय के रूप में हम संख्या देखेंगे केवल। आगे हम इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे, संभाग का, जिला का, एक एक जिले को भी हम देखेंगे। चलिए, संभाग हैं जो मध्य प्रदेश में, कितने संभाग हैं, 10। मध्य प्रदेश के जिले हैं जो, वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 55 है। विकास खंड की संख्या 313। मध्य प्रदेश में 436 तहसीलें हैं। ग्राम पंचायतें हैं जो मध्य प्रदेश में 23,011। और नगर निगम की संख्या वर्तमान में 16 है। क्योंकि नया नगर निगम जो प्रस्तावित है उसको +1 करके बताया गया है, परंतु वर्तमान में नगर निगम है जो अभी 16 ही है। नगर पालिकाएं 98 हैं। और कुल ग्रामों की बात करें हम तो वो है 54,903। मध्य प्रदेश में जो कुल ग्रामों की संख्या है कितनी है, 54,903। ग्राम पंचायतें 23,011 हैं, परंतु कुल ग्राम कितने हैं, 54,903। ये हमें याद रखना है, क्योंकि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में होता क्या है, एक से अधिक गांव भी सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए ग्राम है 54,903 और ग्राम पंचायत है 23,011। चलिए, इसके बाद हम न्यायिक स्थिति की बात करें। मध्य प्रदेश में जो न्यायिक स्थिति है, इसमें हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह कहाँ है, जबलपुर में। जबलपुर में इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को की गई थी। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को कहाँ पर की गई थी, जबलपुर जिले में। और
वर्तमान में भी हमारा जो हाई कोर्ट है वही है जबलपुर जिले में। तो हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को की गई थी। और यदि हम इससे पहले की बात करें, 1 नवंबर 1956 से पहले जो हाई कोर्ट था वो नागपुर था। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट लगता था वह क्या था, नागपुर में था। चलिए इसके बाद यदि हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार की बात करें, जो कि हमारा हाई कोर्ट है जबलपुर में, इसके वास्तुकार कौन थे, वो थे हेनरी इरविन। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जो न्यायालय है उसके वास्तुकार कौन थे, हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ भी हैं, जो कि कहाँ कहाँ पर हैं, इंदौर और ग्वालियर में, जो कब 1968 में स्थापित की गई थी। 1968 में जो मध्य प्रदेश न्यायालय है इसकी 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई थी। चलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है कहाँ पर, भोपाल में। अभी 2 खंडपीठ हैं इंदौर और ग्वालियर, जब ये प्रस्तावित है भोपाल में तीसरी खंडपीठ। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण है जो वह करवाया किसने था, राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। जो यहाँ के भवन का, जो जबलपुर हाई कोर्ट है उसके भवन का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, राजा गोकुल दास के सहयोग से। ये परंतु यहाँ के जो वास्तुकार हैं वह तो हेनरी इरविन है, ये याद रखना है, वास्तुकार हेनरी इरविन और राजा गोकुल दास के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर जो ये न्यूज़ जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उसमें ये जो जानकारियां आती रहती हैं, इस पुस्तक में सभी जब ये पुस्तक प्रस्तावित अपडेट हुई तो उसमें ये सभी चीजें आप जानते ही हैं कि इसमें करंट को जोड़कर हमें बताया जाता है। तो जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसमें जो मुख्य अतिथि थे वह कौन थे, मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति। विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और सम्माननीय अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया की सांसद जनेटा मैस करेन कन्हास। तो आपको ये याद रखने होंगे। चलिए इसके बाद हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में हमें विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बात करना है। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, यदि हम इसमें 2 प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश। अविभाजित मध्य प्रदेश से तात्पर्य है कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था तब विधानसभा की सीटें कितनी थी, 320। परंतु 1 नवंबर 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, तब मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटों की संख्या बची कितनी, 230। अब वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में वह कितनी है, 230। परंतु जब इसमें छत्तीसगढ़ शामिल था तब कितनी थी, 320। तो ये संख्या हमें याद रखनी है कि अविभाजित मध्य प्रदेश अर्थात छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए जब मध्य प्रदेश था तब विधानसभा की सीटें 320 थी, परंतु वर्तमान में कितनी है, 230। तो विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 230 हैं, जिसमें से एसटी के लिए अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें हैं वह कितनी हैं, 47। और अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, वह है 35। इनको जोड़ करके भी हमें याद रखना है 82। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोटल विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं। ना हमसे अनुसूचित जाति के लिए पूछा जाएगा, ना अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा जाएगा, तो हमें टोटल बतानी होंगी। हालांकि हमें ये जो फैक्ट है ये याद रहेंगे तो हम इनको तब भी टोटल कर सकते हैं कि 47 और 35।
तो हमें इस प्रकार से ये याद रखना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे लोकसभा सीटों की। तो जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, अर्थात जब छत्तीसगढ़ शामिल था, तब लोकसभा की सीटें हुआ करती थी 40। परंतु यदि हम वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वह हैं 29। इनमें से भी 6 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 4 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो फैक्ट हैं याद रखने हैं। चलिए राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी, परंतु वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। चलिए इस प्रकार से हमें ये याद रखना होगा। अब यदि सबसे आपको ये जो वर्तमान स्थिति है इसको मुख्य रूप से याद रखना है कि वर्तमान में जो विधानसभा सीटें हैं वह कितनी हैं? 230। वर्तमान में अब इन 230 में से एससी और एसटी के लिए भी याद रखना है। तो एससी के लिए आरक्षित हैं 35 और एसटी के लिए आरक्षित हैं 47 अर्थात 47। इसी प्रकार से आप लोकसभा सीटों की लोकसभा सीटें हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी हैं? 29। अब इनमें से जो एससी है, एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 4 और एसटी के लिए 6 आरक्षित की गई हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। चलिए इस प्रकार से हमें ये फैक्ट हैं जो वो याद रखने होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की कुछ अन्य जानकारी दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दिया गया है, जिसको हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। आप इसे कैसे भी याद रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, आप चाहे तो 308, 252, 30, 82, 52 फैक्ट याद होना चाहिए आपको, जैसे भी याद रहे। हालांकि 3,08,252 ऐसे याद रहता है तो वो बढ़िया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये अपडेट होके आ गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शिवपुरी जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवपुरी, हमें यही याद रखना है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जो वह कौन सा है? निवाड़ी। देश में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा और जनसंख्या के आधार पर 5वां स्थान है। देखिए देश जो भारत देश है, यदि हम भारत देश में बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा। हाँ, मध्य प्रदेश का दूसरा है तो कोई ना कोई फर्स्ट होगा। तो आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि देश में क्षेत्रफल के आधार पर पहला जो राज्य है वह कौन सा है। दूसरा तो मध्य प्रदेश है, परंतु पहला कौन सा है आप कमेंट करके बताएं। और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। चलिए मध्य प्रदेश, हाँ, अभी कुछ समय पहले तक जो क्षेत्रफल है, अभी तो अब क्लियर हो गया कि 3,08,252। तो अलग अलग हमें फैक्ट प्राप्त होते थे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कहीं कहीं हमें मिलता था 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो ये विवाद चल रहा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। एक क्षेत्र था जिसे कहा जाता है किरार घाटी, और इस विवाद के कारण ये जो क्षेत्रफल है उसका डिफरेंस आता था। परंतु अब ये विवाद क्लियर हो गया है, तो अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 ही है। चलिए इसके बाद हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या, यहाँ पर हमें जनसंख्या दी गई है 2011 की जनगणना के आधार पर दी गई है कि 7,26,00,000। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या को 2011 के आधार पर पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक वीडियो में पढ़ेंगे। और
मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है पांडुरना। ये देखिए इसमें वर्तमान दिए गए हम परंतु पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के आधार पर। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा 2011 की जनगणना के आधार पर। चलिए यदि हम मध्य प्रदेश में साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वह है 69.35%। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। और मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जो जिला है वह कौन सा है? जबलपुर, जिसमें कि 81% लोग साक्षर हैं। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यदि इसकी हम बात करें तो वह है अलीराजपुर, जिसमें कि 36% लोग साक्षर हैं। तो सब सर्वाधिक साक्षर जिला हो जाएगा जबलपुर और सबसे कम न्यूनतम साक्षर जिला हो जाएगा अलीराजपुर। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे लिंगानुपात की। तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान लिंगानुपात है वह है 931 अर्थात 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है बालाघाट अर्थात 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है भिंड। कौन सा है? भिंड, जिसमें कि 837 है लिंगानुपात। तो इस प्रकार से लिंगानुपात मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट जिसका कि 1021 है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। चलिए आगे हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है जो वह कौन सा है? इंदौर, जिसमें कि 32.9% की वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वह है अनूपपुर, जिसमें कि 12.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्या घनत्व। यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें भी हमें अधिकतम और न्यूनतम देखना होगा। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जो वह कौन सा है? भोपाल। तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला भोपाल और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है डिंडोरी। तो हमें ये याद रखने हैं। चलिए इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखेंगे। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है? कृषि प्रधान अर्थात मध्य प्रदेश में अधिकांश जो लोग हैं वह कृषि पर ही निर्भर हैं, जिसमें आप देखेंगे कि दलहन उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम। मध्य प्रदेश का हीरा, मैग्नीज, तांबा इन के उत्पादन में अर्थात हीरा, मैग्नीज, तांबा इनके उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यदि कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान आप यहाँ पर दिया गया है कि दलहन है जो कुल दलहन में प्रथम स्थान है, कुल खाद्यान्न में द्वितीय स्थान है, कुल तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो खाद्यान्न और तिलहन में यदि हम टोटल की बात करें तो इनमें दूसरा स्थान है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, कौन सा? इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमें जो ये फैक्ट है ये याद रखने होंगे। तो हमने जो ये तीसरी क्लास है इसमें हमने जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इस चैप्टर की जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इसको हमने ये इस पुस्तक का जो है फर्स्ट चैप्टर था, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, परंतु हमने इसको 3 क्लासेस में कवर किया है। कितनी क्लास में? 3 क्लास में कवर किया हुआ है। तो यदि आपने ये जो तीनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले जो
वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप देखेंगे कि हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा का पूरा कवर कर लिया है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इस पुस्तक में जो फैक्ट दिए हैं हमने उन्हीं को पढ़ा हुआ है। हमने अलग से बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं की हैं। हमने केवल पुस्तक को ही पढ़ा है, उसी के फैक्ट देखे हैं और उनको समझने का प्रयास किया है। चलिए, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं हम अपने इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।